हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। जनवरी 2025 की मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है। ये आपकी विजन आईएएस की है। अभी तक देखा जाए तो इसके दो मेजर टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। और इस आज जो हमारा होगा वह तीसरा मेजर टॉपिक होगा। फर्स्ट आपका पॉलिटी का आता है, वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा आपका आता है आईआर का, वो भी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरे टॉपिक इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी को पढ़ने के पहले इसके टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक है। रुपए के मूल्य ह्रास के बारे में, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण में, डब्ल्यूपीआई के आधार वर्ष की समीक्षा, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 के बारे में, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण जो 2023-24 में जारी किया गया उसके बारे में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना। तो ये तो हमारे इसके अंतर्गत मेजर टॉपिक आते हैं। और कुछ संक्षिप्त सुर्खियां आती हैं, जैसे कि भारत ने वैश्विक वित्तेषण का सबसे अधिक हिस्सा प्राप्त किया है। विश्व बैंक ने ये भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है, वर्ल्ड बैंक के बारे में कहा है। तो ये और आरबीआई के अनुसार सरकार ट्रेजरी बिल यानी कि टी बिल के माध्यम से 3.98 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। और आरबीआई ने 2024-25 में अपर लेयर में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की सूची जारी की है। बैंक नेट यानी कि बैंक एसेट्स ऑक्शन नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, खाद्य असुरक्षा को कम करने के लिए व्यापार की क्या भूमिका है, वित्त वर्ष 2024-25 में संशोधित खुला बाजार बिक्री योजना, घरेलू नीति के बारे में प्रोजेक्ट विस्तार के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स या लीड्स रिपोर्ट 2024 जो रिपोर्ट जारी की गई है इसके बारे में जानेंगे। एनटीटी लॉकर के बारे में, जेड मोड सुरंग जो सोनमर्ग सुरंग है इसके बारे में पढ़ेंगे। बनिहाल बाईपास और अंजी खड्ड पुल के बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये हमारे इसके अंतर्गत मेजर टॉपिक हैं। इनको आज की क्लास के अंतर्गत कर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक टॉपिक को, जिसमें आता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पहले नंबर पर रुपए का मूल्यह्रास। और रुपए का जो मूल्यह्रास होता है वो आखिर होता कैसे है, सबसे पहले तो जान लेते हैं। जैसे कि भारत में रुपया मतलब कि भारत की मुद्रा रुपया है। और जैसे अमेरिका की जो यूएसए की मुद्रा क्या है, डॉलर है। तो इसमें एक कंपैरिजन देखते हैं। तो अमेरिका का एक रुपया भारत के 87 डॉलर रुपए के बराबर है। यानी कि ये डॉलर फ्लक्चुएट होता रहता है, आपका 86-87 रहता है। और 81-86-87 मतलब इनका ये डे के हिसाब से इसमें चेंजेस हो रहता है कि डॉलर का कितना मूल्य भारत के कंपैरिजन में है। तो ये होता है, आप हम 87 लेकर चलेंगे। तो हम जब देखते हैं कि एक रुपए के डॉलर में 87, एक रुपया यूएसए का और भारत के 87 रुपया। तो इनमें ये इसके किस तरीके की गिरावट होती है उनके एक कंपैरिजन के बारे में बताता है कि ये रुपए का जो मूल्य ह्रास है वह किस स्तर पर होता है। जैसे कि अभी देखा जाए तो जो भारतीय रुपया है वह 85 स्तर को पार किया गया है। मतलब कि काफी समय से 85 रुपए पर एक भुगतान करना पड़ रहा था, लेकिन ये स्तर को पार कर गया है। और पिछले 10 वर्षों में देखा जाए तो यह सबसे तेजी से मूल्य ह्रास हुआ है। तो पिछला जो 2 वर्ष है उसमें सबसे तेजी से ये मूल्य ह्रास देखने को मिला हुआ है। तो इस कारण से ये चर्चा में है। अभी अगर ज्यादा भारतीय रुपया अगर कमजोर हो जाएगा तो वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी नुकसान की स्थिति होगी। तो इसके कारण से क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या इसकी विनिमय दर होती है, किस तरीके से ये मैनेज किया जाता है, तो इन सब के बारे में जानते हैं। तो रुपए के बारे में, रुपए के मूल्य ह्रास क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि अमेरिकी डॉलर यानी कि यूएसडी या अन्य प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के सापेक्ष भारतीय रुपए के मूल्य में होने वाली गिरावट, यूरो एन ये जो अलग कंट्रियां हैं उनकी मुद्रा से कंपैरिजन के संदर्भ में ये गिरावट के बारे में। विनिमय दर जो होती है वह किसी भी एक मुद्रा की कीमत को दूसरी मुद्रा के संदर्भ में व्यक्त करती है। यानी कि एक मुद्रा की क्या कीमत है, दूसरी मुद्रा की क्या कीमत है, इन दोनों के एक संदर्भ को ये विनिमय दर व्यक्त करेगी। विनिमय दर के अंतर्गत एक आती है आपकी निश्चित विनिमय दर या फिक्स्ड रेट आती है, दूसरी आती है फ्लोटिंग या लचीली विनिमय दर, तीसरी आती है प्रबंधित फ्लोटिंग रेट यानी कि मैनेज्ड विनिमय दर होती है। निश्चित विनिमय दर जो होती है वह केंद्रीय बैंक द्वारा विनिमय दर निर्धारण और प्रबंधन होता है और भारत में 1971 से पहले इस्तेमाल में रहा। लचीली विनिमय दर में बाजार की मांग और आपूर्ति कारकों द्वारा विनिमय दर का निर्धारण किया गया और फ्लोटिंग दर में निश्चित और लचीली विनिमय दर का मिश्रण देखने को मिला। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इन विनिमय दर में ये
एक मेजर चेंजेस होते हैं। इस तरीके से विनिमय दर होती है। तो किस तरीके से? एक फिक्स्ड होती है, एक फ्लोटिंग होती है और एक मैनेज्ड होती है। वर्तमान में भारत फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का पालन करता है और इसके तहत ही आवश्यक होने पर आरबीआई कभी-कभी हस्तक्षेप करता है। तो आरबीआई इसमें कभी-कभी हस्तक्षेप भी करता है। रुपए के मूल्यह्रास के लिए कुछ जिम्मेदार प्रमुख कारक हैं। तो इसके लिए जैसे कि ये जो मूल्यह्रास में परिवर्तन होता है, जो अभी 85 का स्तर पार कर गया है, तो इसके होने के आखिर कौन-कौन से रीज़न होते हैं? यानी कि इसके कौन-कौन से कारक ज़िम्मेदार होते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। पहला तो ये कि केंद्रीय बैंक में विश्वास, कि वर्तमान मुद्रा संकट आमतौर पर बाजार की ओर से उत्पन्न होता है। बाजार केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में जोखिम का आकलन करते हुए मुद्रा का मूल्य निर्धारित करते हैं, जिससे निवेशक का विश्वास प्रभावित हो सकता है। तरलता की कमी देखने को मिलती है जब यह तब उत्पन्न होती है जब अल्पावधि विदेशी मुद्रा ऋण तरल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से अधिक हो जाती है। मुद्रास्फीति होती है जो कि अपने व्यापारिक साझेदारों की तुलना में भारत में उच्च मुद्रास्फीति दर भारतीय रुपए की क्रय शक्ति को कमजोर कर देती है और विनिमय दर को प्रभावित करती है। मौद्रिक नीति के संदर्भ में देखा जाए तो आरबीआई की ब्याज दर से जुड़ी नीतियां और विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप रुपए के मूल्य को प्रभावित करते हैं। और आरबीआई द्वारा अमेरिकी डॉलर की जो खरीदारी होती है उसमें रुपए के विनिमय दर को प्रभावित करती है। पूंजी का बहिर्गमन देखने को मिलता है कि विदेशी निवेशकों में भारतीय बाजार में पूंजी निकालने से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है और रुपए का मूल्य ह्रास इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये प्रमुख फैक्टर होते हैं जिसके अंतर्गत हम मूल्य ह्रास के कुछ जिम्मेदार कारक देखते हैं। और अभी हाल ही में देखा जाए तो रुपए के मूल्य ह्रास का एक बड़ा कारण जो है वह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है। यह इसके बहिर्गमन को बताया गया है और यह जो बहिर्गमन है वह एक तरीके से इसमें मूल्यह्रास का एक कारण बनता है। व्यापार घाटा जो आता है जब आयात मूल्य निर्यात मूल्य से अधिक हो जाता है तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है और रुपया कम होता है। तो व्यापार घाटा की किस तरीके ट्रेड डेफिसिट जो होता है वो क्या होता है? इस तरीके से जब आयात मूल्य जो होता है मतलब कि जो इम्पोर्ट किया जा रहा है, इम्पोर्ट क्या होता है एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाए। तो जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पर विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर हो जाता है। भारत के पेट्रोलियम उत्पादों और सोने के आयात पर अत्यधिक निर्भरता डॉलर की मांग को बढ़ाता है और रुपए के मूल्य ह्रास में ये योगदान को देता है। वैश्विक आर्थिक कारक जो होते हैं जिसमें कच्चे तेल की ऊंची कीमतें होती है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में वृद्धि होती है या वैश्विक आर्थिक मंदी जैसे कारक भी रुपए के मूल्य ह्रास में योगदान देते हैं। तो इस तरीके से ये वैश्विक आर्थिक कारक होते हैं, ये व्यापार घाटा होता है। अब हम इसमें कुछ शब्दावलियों को जान लेते हैं जिसमें की आती है नीर। नीर क्या होती है और रीर क्या होती है? ये आप यूपीएससी के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होती है? यह जो रेट होती है, यहाँ पर कई अन्य विदेशी मुद्राओं के भारित औसत के सापेक्ष घरेलू मुद्रा के मूल्य का एक माप होती है, जिसमें भार प्रत्येक व्यापारिक भागीदार की व्यापारिक हिस्सेदारी के आधार पर तय किया जाता है। और यह जो मुद्रास्फीति होती है, इसको समायोजित किए बिना विनिमय दर को गणना करनी होती है। और नीर जो होता है, इसमें वृद्धि इस तथ्य को संकेत देती है कि घरेलू मुद्रा का अपने व्यापार साझेदार देशों की मुद्राओं में भारित औसत के मुकाबले समग्र रूप से अधिमूल्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके अंतर्गत आती है। रीढ़ के बारे में, रीढ़ जो होता है वो एक तरीके से प्रभावी विनिमय दर होती है जिसमें घरेलू मुद्रा का अन्य देश की मुद्राओं को एक बास्केट के सापेक्ष भारित औसत का होता है। इसमें घरेलू देश और उसके व्यापारिक भागीदारों के बीच वस्तुओं के मूल्य स्तर या मुद्रास्फीति के दरों में अंतर को भी समायोजित किया जाता है। रीढ़ की जो वृद्धि का अर्थ होता है कि निर्यात की अधिक महंगा हो जाता है और आयात इसमें सस्ता हो जाता है और यह वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धा में कमी को दर्शाती है। तो रीढ़ क्या है? एक तरीके से व्यापार प्रतिस्पर्धा में कमी को दर्शा रही है। रीढ़ जो होता है वह इज इक्वल नीर इनटू घरेलू मूल्य सूचकांक अपॉन विदेशी मूल्य सूचकांक के बारे में रीढ़ को निकाला जाता है। तो इस तरीके से ये नीर और रीढ़ के बारे में ये चीजें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इसका एक कैलकुलेशन आता है। अब हम आगे की ओर आते हैं तो देखते हैं कि रुपए के मूल्यह्रास के क्या प्रभाव होते हैं इसके बारे में। जैसे कि सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव होते हैं। सकारात्मक प्रभाव जो देखे जाए जिसमें निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है कि डॉलर के मुकाबले कीमत कम होने से
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाती हैं और आईटी और फार्मास्यूटिकल जैसे निर्यात उन्मुख क्षेत्रों को लाभ हो सकता है। उच्च विप्रेषण यानी कि रेमिटेंस धनराशि मिलती है, जिससे अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजे गए डॉलर के बदले देश में अधिक भारतीय रुपया प्राप्त होता है, जिससे उनके परिवारों को अधिक फायदा होता है। पूंजी और निवेश पर प्रभाव होता है, जिसमें रुपए के मूल्य ह्रास के कारण निर्यात में वृद्धि होती है और जिससे देश में घरेलू निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। सकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिलता है, जैसे कि उच्च लागत आय लागत होती है और इसमें आयात को अधिक महंगा बना कर देती हो, खासकर तेल कच्चे तेल के मामले में व्यापार घाटा और भी बढ़ जाता है। उच्च मुद्रास्फीति होती है, जो उद्योग आयात पर निर्भर होती है और इनकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है। पूंजी और निवेश पर प्रभाव देखने को मिलता है, अन्य में जैसे कि विदेशी कर्ज का भुगतान महंगा हो जाता है, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घट जाती है और उपभोक्ता व्यय प्रभावित होता है। तो इसके अंतर्गत इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव इसमें देखने को मिलते हैं। आगे की राय में देखा जाए तो इसके कुछ अल्पकालिक उपाय होते हैं, कुछ दीर्घकालिक उपाय। अल्पकालिक उपाय में आता है कि आरबीआई बाजार में डॉलर बेच सकता है, भारत अन्य देशों के साथ करेंसी स्विप समझौता कर सकता है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मौद्रिक नीति में बदलाव किए जा सकते हैं, गैर जरूरी आयात को प्रतिबंधित करने के लिए आयात नीति में बदलाव किए जा सकते हैं आदि। कुछ दीर्घकालिक उपाय भी होते हैं, जैसे कि व्यापार के भुगतान में विविधता लाना, कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार रुपए के अधिमूल्यन या मूल्य वृद्धि के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में वृद्धि करनी होगी और व्यापार भुगतान के अन्य विकल्पों को अपनाना चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपये का उपयोग करना। निर्यात को प्रोत्साहन देने के संदर्भ में देखा जाए तो भुगतान संतुलन में रंगराजन समिति रिपोर्ट 1993 में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चालू खाता घाटा कम हो सकता है, रुपये के मूल्य में स्थिरता सुनिश्चित होती है। अन्य उपाय इसमें देखे जाते हैं कि राजकोषीय विवेकशीलता को अपनाते हैं, मुद्रास्फीति को कम करते हैं और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता कम की जाती है। तो इसके अंतर्गत इसके अन्य उपाय होते हैं। तो इसके कुछ अल्पकालिक उपाय भी होते हैं और इस तरीके से इसके दीर्घकालिक उपाय भी आते हैं। अब आते हैं हम रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की ओर। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की ओर देखा जाए तो हाल ही में आरबीआई ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 को उदार बनाया। आरबीआई के इस कदम का जो मुख्य उद्देश्य है, सीमा पार लेन-देन के निपटान के लिए भारतीय रुपए के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। तो भारतीय रुपए के उपयोग को बढ़ावा देने के संदर्भ में ये आरबीआई के द्वारा रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाता है, जो कि ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को उदार बनाता है। इसमें आरबीआई द्वारा फीमा नियमों के लिए कुछ हालिया बदलाव किए गए हैं, जैसे कि भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति अब क्या करते हैं, अधिकृत डीलर बैंकों की विदेशी शाखाओं में आईएनआर या भारतीय रुपया खाता खोल सकते हैं। इससे वे भारत में रहने वाले व्यक्तियों के साथ सभी स्वीकृत चालू और पूंजी खाता लेनदेन को आसानी से निपटान कर सके। अपनी प्रत्यावर्तनीय आईएनआर खातों जैसे कि स्पेशल नॉन रेजिडेंस रुपी खाता, स्पेशल रुपी बोस्टो अकाउंट का उपयोग करके भारत से बाहर रहने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ लेन-देन का निपटान कर सके। और भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिनका भारत में व्यवसायिक हित है, वह रुपये में वास्तविक लेनदेन के उद्देश्य से एसएमआरआर का खाता खोल सकता है। और अब भारतीय निर्यातक किसी भी विदेशी मुद्रा के विदेश में खाते खोल सकते हैं, जिससे वे व्यापार लेनदेन का निपटान कर सके और निर्यात और धनराशि प्राप्त करना इनका उपयोग आयात भुगतान के लिए करना होता है। तो इस तरीके से इनके बारे में। अब आते हैं ऑस्ट्रो और वेस्ट्रो नॉस्ट्रो बोस्ट्रो खाता और नॉस्ट्रो खाता में क्या अंतर होता है, इसके बारे में। बोस्ट्रो खाता क्या होता है, नॉस्ट्रो खाता क्या होता है, तो ये शब्दावलियां जो हैं, इन शब्दावलियों से रिलेटेड आपके यूपीएससी खास तौर पर क्वेश्चन पूछती है। तो बोस्ट्रो खाता जो होता है वह किसी भी अन्य देश जैसे कि भारत में विदेशी बैंक द्वारा स्थानीय बैंक में खोला गया खाता होता है। जैसे यदि कोई अमेरिकी बैंक जैसे कि सिंडिकेट बैंक भारतीय बैंक जैसे एसबीआई में भारतीय रुपए में लेन-देन के लिए खाता रखता है, तो यह एसबीआई को बोस्टो खाता कहा जाता है। क्या कहा गया है कि यदि कोई अमेरिकी बैंक भारतीय बैंक में भारतीय रुपए के लेन-देन के लिए खाता रखता है, तो वह एसबीआई बोस्टो है। और यह विदेशी बैंकों में दूसरे देशों के कार्य करने के लिए लेन-देन की सुविधा प्रदान करता है। और ये दूसरा जो खाता होता है नॉस्ट्रो खाता, या घरेलू बैंक का विदेश में स्थित किसी विदेशी बैंक में विदेशी खाता खोला गया हो। यानी कि जो भारत का जो विदेशी बैंक है, जैसे कि यूएसए का बैंक भारत के बैंक में भारत में रुपए का लेन-देन करने के लिए जो खाता खोलते हैं,
तो वो होगा वॉस्टो खाता। और जो नॉस्टो खाता क्या होगा कि अगर कोई भारत का बैंक विदेश में स्थित किसी विदेशी बैंक में खाता खोलता है, यानी कि भारत का बैंक विदेश में खाता खोलता है, तो इस तरीके का जो खाता होगा वह नॉस्टो खाता होगा। यहाँ पर क्या होता है कि जो भारतीय बैंक जैसे एसबीआई और जो अमेरिकी बैंक है सिटीकेट बैंक सिटी बैंक है, इसमें अमेरिकी डॉलर में लेन देन हेतु खाता रखा जाता है, और ये एसबीआई का नॉस्टो खाता होता है। नॉस्टो खाते में विदेशी मुद्राओं के विनिमय और व्यापार की प्रक्रिया को ये सरल बनाते हैं। तो इस तरीके से ये नॉस्टो खाता और वोस्टो खाता होता है। वोस्टो खाता क्या? ऐसा खाता जहां जो एक विदेशी बैंक भारतीय बैंक में खाता खोलता है, और नॉस्टो खाता ऐसा खाता जिसमें भारतीय बैंक विदेशी बैंक में खाता खोलता है। अब रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की वह प्रक्रिया होती है जिसमें वैश्विक लेन-देन में भारतीय रुपए के उपभोग को बढ़ावा दिया जाता है। इसके तहत आयात निर्यात में रुपए का भुगतान करना, फिर चालू खाता लेन-देन में इसका इस्तेमाल करना, पूंजी खाता लेन-देन में इसे अपनाना होता है। तो इस तरीके से रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया होती है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के कुछ लाभ होते हैं। जैसे पहला जो लाभ आता है, आर्थिक संकटों को ये कम करता है। ये विदेशी मुद्राओं विशेष रूप से डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए अर्थव्यवस्था में विनिमय दर, आकस्मिक उतार चढ़ाव और मुद्रा संकट, मुद्रास्फीति दबाव से बचा जा सकता है। विनिमय दरों से जुड़े जोखिम को कम करता है कि मुद्रा अस्थिरता से सुरक्षा न केवल व्यवसाय करने में लागत कम करती है, बल्कि यह व्यापार को बढ़ावा भी देती है, और यह भारतीय व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में अधिक अवसर मिलते हैं। तो इस तरीके से इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में। अधिक विदेशी मुद्रा भंडार जो रखने की आवश्यकता को ये कम करते हैं, जिसमें बाहरी आर्थिक अस्थिरताओं से निपटने के लिए परिवर्तनीय मुद्राओं को उच्च विदेशी मुद्रा भंडार रखने और उन पर निर्भर रहने की आवश्यकता कम होती है। घाटे का वित्त पोषण होता है, जिसमें वैश्विक स्तर पर भारतीय रुपए की स्वीकृति बढ़ती है और भारत सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से अपनी ही मुद्रा में ऋण लेना सरल हो जाता है। और भारत में वित्तीय बाजारों को मजबूत बनाने के लिए या वैश्विक मांग बढ़ने से भारतीय वित्तीय बाजारों में विदेशी भागीदारी बढ़ती है, जिससे दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरीके से इसके बारे में आता है। अब आते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या होती है इसके बारे में। जैसे हमने कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण तो जाना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या होती है इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो होती है वह मुद्रा से है जहाँ का उपयोग जारीकर्ता देश के सीमाओं के बाहर न केवल उस देश के निवासियों द्वारा बल्कि विदेशियों के नागरिकों के द्वारा किया जाता है, जिसमें अमेरिकी डॉलर और यूरो आदि आते हैं। तो किस तरीके के इसमें वो क्या होता है कि इसमें जारीकर्ता देश की सीमाओं के बाहर न केवल उस देश के निवेशियों द्वारा बल्कि विदेशी नागरिकों के द्वारा जो निवेश किया जाता है, जैसे कि ये डॉलर में, अमेरिकी मुद्रा में और यूरो में किया जाता है। इसके कुछ निर्धारक तत्व होते हैं, जैसे कि व्यापक उपयोग होना, कि मुद्रा का वैश्विक लेन-देन में सामान्य रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। मजबूत आर्थिक बुनियाद होती है, जैसे अर्थव्यवस्था का आकार और व्यापार नेटवर्क होना। स्थिरता भी होती है, जिसमें मुद्रा स्थिर और आसानी से परिवर्तनीय होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसके प्रमुख निर्धारक तत्व होते हैं। अब रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कुछ चुनौतियां होती हैं, जैसे कि विनिमय दर में अस्थिरता होती है। क्या स्थिरता बढ़ने की आशंका बनी रहती है। मौद्रिक नीति दुविधा में ट्रिफिन डायलेमा होता है, जो कि मौद्रिक नीति की दुविधा पैदा करता है, जिसे ट्रिफिन सुविधा कहा जाता है। और ये जो सुविधा होती है वह आर्थिक द्वंद्व होती है, जो तब उत्पन्न होती है जब किसी देश की मुद्रा का उपयोग वैश्विक आरक्षित मुद्रा भंडार के रूप में किया जाता है, जैसे अमेरिकी डॉलर। ऐसे में अमेरिका को विश्व में डॉलर की मांग को पूरा करने के लिए निरंतर आपूर्ति जारी रखनी पड़ती है, और इसके बदले में उसे डॉलर आउटफ्लो और चालू खाता घाटा भी उठाना पड़ता है। 1970 के दशक की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे कुछ खाड़ी देशों में भारतीय रुपया लीगल टेंडर यानी कि वैध मुद्रा के रूप में चलन में थी, और इस मुद्रा का मूल्य भारतीय रुपये के समान ही था, और इसे गल्फ रुपया या एक्सटर्नल रुपी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये मुद्रा के बारे में। रुपए का कुछ आंशिक परिवर्तनीयता भी देखने को मिलती है कि आईएनआर चालू खाते में पूरी तरह से परिवर्तनीय है, लेकिन पूंजी खाता में आंशिक रूप से परिवर्तनीय है, जिससे इसकी वैश्विक स्वीकार्य सीमा सीमित हो। बाहरी खतरे का जोखिम देखने को मिलता है। वैश्विक उपयोग का अभाव होता है, जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो आदि की तुलना में वैश्विक व्यापार में आईएनआर का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजारों में अधिक तरलता का अभाव होता है, जो बड़े पैमाने पर लेन देन को
सीमित करता है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए उठाए गए प्रमुख कदम होते हैं, जैसे कि पहला भारतीय भुगतान अवसंरचना का अंतर्राष्ट्रीयकरण होना, जिसमें सिंगापुर, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, भूटान, मॉरिशस, नेपाल जैसे देशों ने यूपीआई को अपनाया। समझौता ज्ञापन देखने को मिला है कि आरबीआई ने भारतीय रुपए सहित स्थानीय मुद्राओं में सीमा पार लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, मालदीव के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और 2024-25 के लिए आरबीआई की एक रणनीतिक कार्य योजना रही, जिसकी वार्षिक रिपोर्ट में ये जारी की गई। इसका उद्देश्य आईएनआर के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना है और इस कार्य योजना में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं, जैसे कि पहला, भारत के बाहर आईएनआर खाता खोलने की अनुमति देना, कि भारत के बाहर के निवासियों को आईएनआर खाता ऋण प्रदान करना। स्पेक्ट्रा प्रोजेक्ट को लागू करना, इसका आशय है कि सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर ईसीबीज एंड ट्रेड क्रेडिट्स रिपोर्ट एंड अप्रूवल के बारे में, कि इसमें का उद्देश्य बाह्य वाणिज्यिक उधारी और ट्रेड क्रेडिट के लिए मंजूरी और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। तो स्पेशल रुपी बोस्टो अकाउंट होता है, जो कि आरबीआई ने बैंकों को स्पेशल रुपी बोस्टो अकाउंट खोलने की अनुमति देकर 22 देशों के साथ आईएनआर में व्यापार को निपटान से आसान बनाया। और अन्य आता है कि द्विपक्षीय करेंसी स्वैप समझौते किए गए हैं और यह रुपए मूल्य वाले ब्रांड यानी कि मसाला बॉन्ड भी इसमें जारी किए गए हैं। तो इस तरीके से ये आते हैं। अब आते हैं हम आगे की राय में। तो आगे की राय में देखते हैं कि आरबीआई की अंतर विभागीय समूह की सिफारिशें करता है, जैसे कि भारतीय भुगतान कर प्रणालियों का अंतर्राष्ट्रीयकरण होना, जिसमें रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यूपीआई आदि का विस्तार किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन लिंक्ड सेटलमेंट पे आईएनआर का शामिल होना, करेंसी स्टोर पर लोकल करेंसी सेटलमेंट आना, एसडीआर बास्केट में भारतीय रुपए को शामिल करने का प्रयास किया गया, जिसमें 5 प्रमुख मुद्राओं अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, चीनी रेनमिनबी, ब्रिटिश पाउंड की भारांश बास्केट से की जाती है। वित्तीय बाजारों को मजबूत किया जाता है, जिसमें आईएनआर परिसंपत्ति और विदेशी निवेशकों को पहुंच को आसान बनाने, आरबीआई और सेबी के केवाईसी मानदंडों को सहज बनाने की आवश्यकता है। वैश्विक 224/5 इंटू 5 आईएनआर बाजार में ऑफशोर बाजार में ग्राहक के लेन-देन में 24 घंटे होते हैं, और जबकि देश में इंटरबैंक बाजार सीमित समय के लिए संचालित होता है। भारतीय सरकारी बॉन्ड को वैश्विक बॉन्ड में सूचकांक में शामिल किया गया है। अब आते हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 के बारे में। इसे विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 की जगह लागू किया गया और 1 जून 2000 को लागू किया गया, और यह विदेशी मुद्रा में लेन-देन और सीमा पार भुगतान से जुड़े लेन-देन का विनिमय करता है। इसका उद्देश्य विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देना है, और यह चालू और पूंजी खाता लेन-देन के बारे में होता है, जिसका एक बीच अंतर होता है। उदारीकरण में अफेरा प्रतिबंधात्मक कानून था, जो इस नियम के उल्लंघन को आपराधिक कृत्य मानते हुए दंड का प्रावधान किया गया, और इसमें के विपरीत फेमा अधिक उदार और विनियामकीय प्रकृति का होता है। और आरबीआई और सरकारी नियंत्रण में आरबीआई मुद्रा विदेशी मुद्रा लेन-देन के अधिकांश पहलुओं की निगरानी करता है और नीतिगत निर्णयों पर सरकार का नियंत्रण देखने को मिलता है। तो ये विदेशी मुद्रा अधिनियम फेमा के बारे में है। अब आते हैं डब्ल्यूपीआई के आधार पर जो आधार वर्ष की समीक्षा की जाती है उसके बारे में, कि भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक की मौजूदा श्रृंखला का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। अब आता है कि इससे संबंधित क्या तथ्य रहे हैं, और ये जो आधार वर्ष चेंज किया गया है, तो इसके पीछे क्या रीजन रहे हैं और ये कब-कब पर किया जाता है। जैसे पहले 2004-5 था, फिर 2011-12 हुआ, लेकिन अभी क्या कर दिया 2022-23। तो ये कब-कब चेंज हुआ था, इसके बारे में जानते हैं, कि जो नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रहते हैं रमेश चंद्र ने इन्हें इस समूह का अध्यक्ष बनाया गया था। और इन्होंने डब्ल्यूपीआई की गणना और प्रस्तुति के सुधार करने और डब्ल्यूपीआई की जगह उत्पादन मूल्य सूचकांक को अपनाने के लिए एक रोड मैप की भी सिफारिश की हुई थी। औकार समूह को सौंपे गए कार्यों में वस्तुओं के मूल्य प्राप्त करने की जो मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करना और इसके डब्ल्यूपीआई और पीपीआई के लिए अपनाई जाने वाली कंप्यूटेशन पद्धति का निर्णय लेना आदि इसमें शामिल है। डब्ल्यूपीआई क्या होता है? इसे होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, जो कि एक आर्थिक संकेतक होता है, जो एक निश्चित अवधि के दौरान जब घरेलू बाजार की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है। जैसे कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई जो पढ़ते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो इसमें कंज्यूमर के आधार पर होती है और इसमें क्या होती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है, कि जो वस्तुएँ होती हैं, उनमें जो बदलाव और जो मापा जाता है, वो थोक स्तर पर
चीज़ें होती हैं। और ये आर्थिक संकेतक के तौर पर ही होता है, इसमें उत्पादन और वितरण स्तर, मुद्रास्फीति को समझने में मदद करता है, नीतिगत निर्णयों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में कार्य करता है और इसे केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के तहत कार्यरत आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है और इसकी माप है डब्ल्यूपीआई बास्केट में शामिल कुछ निश्चित मदों की भारत औसत रूप में मापी जाती है। और इस बास्केट की संरचना में देखा जाए तो कुल 697 मदें शामिल होती हैं, जिनमें 3 समूहों में विभाजित होती है। प्राथमिक मद जो होती है, जिसका भारण 100 से 22.6 होता है। यह 4 उप समूह में होती है, जिसमें खाद्य वस्तुएं, गैर खाद्य वस्तुएं, खनिज, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होता है। ईंधन और बिजली के अंतर्गत न्यूनतम भारण 100 से 13,152 होता है, जिसमें 3 उप समूह होते हैं, कोयला, खनिज, तेल, बिजली और विनिर्मित उत्पाद में आता है 100 से 64,230 होता है, जिसमें 22 उपसमूह शामिल होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बास्केट की संरचना होती है, जिसमें 697 मदें इसमें शामिल होती है। डब्ल्यूपीआई के आधार वर्ष में बदलाव की क्यों जरूरत है? जैसे कि पहला आता है संरचनात्मक परिवर्तन, कि उत्पादन और उपभोग के पैटर्न में आए अत्यधिक बदलाव को समायोजित करने के लिए होता है। कमोडिटी बास्केट में बदलाव देखने को मिलता है, जो नए उत्पादों को शामिल करने और अप्रासंगिक उत्पादों को हटाने के लिए है। वस्तु एवं सेवा कर में डब्ल्यूपीआई को जीएसटी के अनुरूप के करने के लिए होता है। तो इस तरीके से इसकी ज़रूरत होती है। अब आते हैं पीपीआई यानी कि उत्पादन मूल्य सूचकांक के बारे में, जो उन वस्तुएँ एवं सेवाओं की कीमतों में औसत बदलाव को मापता है, जो घरेलू बाजार पर बेची जाती हैं, निर्यात की जाती है, जिनकी कीमतों को प्राप्त होती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है आउटपुट पीपीआई, एक इनपुट पीपीआई। आउटपुट पीपीआई जो होती है, वह आर्थिक गतिविधि से उत्पन्न होने वाली या कवर की गई उन सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का औसत मूल्य वृद्धि को मापती है, जो घरेलू बाजार में बेची या निर्यात की जाती है। इनपुट पीपीआई जो होती है, वह अर्थव्यवस्था में किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्पादन में उपयोग किए जाने वाली सभी मध्यवर्ती इनपुट्स की कीमतों के बदलावों को ये मापती है। डब्ल्यूपीआई की जगह पीपीआई को अपनाने की आखिर आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में बात करें तो एक तो पहला होता है मल्टीपल गणना संबंधी पूर्वाग्रह होना, कि डब्ल्यूपीआई में एक ही उत्पाद की दोहरी गणना की बजाय मल्टीपल गणना संबंधी पूर्वाग्रह मौजूद होता है और सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, जैसे कि डब्ल्यूपीआई में सेवा क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है। करों को शामिल नहीं किया गया है कि नवीनतम डब्ल्यूपीआई श्रृंखला में केवल मूल कीमतों पर किए गए हैं। पीपीआई के जो लाभ होंगे, जैसे कि सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को शामिल किया जा सकता है, अप्रत्यक्ष करों को बाहर रखा जा सकता है और विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पीपीआई व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मान्यता प्राप्त होगी। तो इस तरीके से इसको अपनाने की आवश्यकता है। अब इसकी तुलना देखी जाए तो इसमें पीपीआई, डब्ल्यूपीआई और साथ ही साथ सीपीआई से कंपैरिजन किया गया है। तो इनकी परिभाषा देखा जाए तो इसमें थोक मूल्य सूचकांक खुदरा स्तर पर कीमतों में परिवर्तन को मापता है। पीपीआई उत्पादन स्तर पर मूल्य परिवर्तन को मापता है और सीपीआई वो उपभोक्ता द्वारा किए गए मूल्य भुगतान में परिवर्तन को मापता है। इसका दायरा जो होता है वह वस्तुओं के उपभोक्ताओं तक पहुंचने में पहले थोक स्तर पर बिक्री के मूल्य को कवर करता है। इसमें उत्पादक स्तर में वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है, इसमें इनपुट और आउटपुट शामिल है। इसमें घरों में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं एवं सेवाओं को कवर करता है। इसका आधार वर्ष जो होता है वह 2011-12 होता है और भारत ने अभी तक इसे आधिकारिक तौर पर लागू नहीं किया है। पीपीआई को अभी आधिकारिक तौर पर ये लागू नहीं हुआ है और इसका जो आधार वर्ष था 2012 है। ये गठ संगठन में देखा जाए तो डब्ल्यूपीआई में मुख्य रूप से विनिर्मित उत्पाद, ईंधन, प्राथमिक वस्तुएं शामिल हैं और पीपीआई में वस्तुएं, सेवाएं दोनों शामिल है। मतलब कि इसमें सिर्फ सेवाएं शामिल नहीं है, इसमें वस्तुओं के साथ आपकी सेवाएं भी शामिल हैं। इसमें भोजन, स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा, आवास जैसी वस्तुएं एवं सेवाएं इसमें शामिल हैं। इसमें क्या सेवाएं शामिल नहीं है? इसमें सेवाएं शामिल नहीं है, इसमें हैं और इसमें भी हैं। इसका माप डब्ल्यूपीआई का माप उत्पादन मूल्यों पर आधारित होता है। मदों का भारांश, आपूर्ति और उपयोग तालिका भी प्राप्त किया जाता है पीपीआई में। और सीपीआई बास्केट का भारांश उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण में किए गए औसत घरेलू व्यय पर आधारित होता है सीपीआई के अंतर्गत। और करों का समावेशन जो डब्ल्यूपीआई में होता है वह अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर होता है। इसमें पीपीआई के कुछ वेरिएंट शामिल होते हैं और उत्पाद को पर लगाया जाता है और ये अप्रत्यक्ष कर में होता है। इसमें मल्टीपल काउंटिंग पूर्वाग्रह होता है डब्ल्यूपीआई में और इसमें जो होता है वह अनुपस्थित होता है पीपीआई में और इसमें सीपीआई में ये उपस्थित होता है। जारीकर्ता इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डीपीआईआईटी के तहत आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है और भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसे लागू नहीं किया है।
और यह है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके बारे में आता है। अब इसके निष्कर्ष के तौर पर समझा जाए तो डब्ल्यूपीआई आधार वर्ष में संशोधन और पीपीआई को अपनाना वास्तव में मुद्रास्फीति को मापने का अधिक सटीक और विश्वसनीय तरीका हो सकता है। पीपीआई को अपनाने से आर्थिक नीति निर्माण में सुधार हो सकता है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की कीमतों में परिवर्तन की गणना की जा सकती है। साथ ही ये जो कदम होते हैं, वो परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था में डेटा संचालित निर्णय लेने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क भी प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आता है। अब आते हैं राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 के बारे में कि हाल ही में नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 को जारी किया है। इसका उद्देश्य राज्यों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना, सतत और मजबूत आर्थिक विकास के लिए नीतिगत सुधारों का मार्गदर्शन करना होता है। इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ उप सूचकांक हैं, जैसे कि प्रमुख उप सूचकांक में आता है व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रह, राजकोषीय विवेक, डेटा डेट इंडेक्स आता है, ऋण की स्थिरता हो जिसके अंतर्गत देखने को मिलती है। इसमें देखते हैं कि कुछ लघु उप सूचकांक आते हैं कि कुल विकासात्मक उपाय व्यय, कुल व्यय होते हैं, कुल पूंजीगत व्यय भी इसके अंतर्गत आते हैं व्यय की गुणवत्ता में। राजस्व संग्रह में आता है राज्य का स्वयं का राजस्व, राज्य का स्वयं का राजस्व कुल व्यय होता है। राजकोषीय विवेक में आता है राजकोषीय सकल राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा होता है। डेट इंडेक्स के अंतर्गत ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियां और बकाया देयताएं होती हैं। ऋण स्थिरता के अंतर्गत बात करें तो जीएसटीपी में समृद्धि दर या माइनस भुगतान ब्याज की वृद्धि दर इसके अंतर्गत ऋण स्थिरता में देखने को मिलती है। अब आते हैं कि इसके अन्य संबंधित तथ्य आते हैं, जैसे कि एफएचआई रिपोर्ट भारतीय राज्यों की वित्तीय स्थिति में केंद्रित एक वार्षिक प्रकाशन होता है। यह डेटा आधारित अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और इसका उपयोग देश के समग्र राजकोषीय प्रशासन में सुधार, आर्थिक मजबूती और स्थिरता के लिए डेटा के आधार पर राज्य में नीतिगत कदम उठाने के लिए किया जाता है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के बारे में बात करें तो इसमें इसका परिचय जो होता है वह सूचकांक राज्यों को समग्र राजकोषीय सूचकांक के आधार पर रैंकिंग प्रदान करते हैं। इसमें 5 प्रमुख उप सूचकांक है और 9 लघु उप सूचकांक पर ये आधारित होता है। तो ये आपके टोटल 9 उपसूचकांक और 5 उपसूचकांक पर आधारित है। राज्यों को एफएचआई स्कोर के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जैसे अचीवर जो 50 से अधिक स्कोर, फ्रंट रनर 40 से 50 के बीच का और परफॉर्मर 25 से 30 में और आकांक्षी 25 या इससे कम होता है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के डेटा का उपयोग करके 18 प्रमुख राज्यों का विश्लेषण किया गया है, जो विशेष श्रेणी दर्जा वाले राज्यों और हिमालयी राज्यों में इसे शामिल नहीं किया गया है। विश्लेषण की अवधि जो देखी जाए तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में और प्रतिस्पर्धी गवर्नेंस इनिशिएटिव सरकार विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्यों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना, प्रदर्शन सूचकांकों के माध्यम से प्रशासनिक सुधार को सुनिश्चित करना इसमें शामिल है। एफएचआई 2025 के प्रमुख निष्कर्षों पर नजर डाली जाए तो इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा आते हैं। कर राजस्व के मामले में उड़ीसा, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ गैर कर राजस्व में मजबूत सुधार प्रदर्शित किया गया है। पूंजीगत व्यय में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में विकास निधि में 27% पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित करने के लिए बेहतर पूंजी का प्रदर्शन किया गया है। ऋण की स्थिति देखी जाए तो इसमें पश्चिम बंगाल, पंजाब में ऋण जीएसडीपी के अनुपात में वृद्धि, चिंताजनक वित्तीय प्रवृत्तियां देखी जाती है और दीर्घकाल में उनके द्वारा ऋण चुकाने की क्षमता पर गंभीर सवाल पैदा हुआ है। एफएचआई की रिपोर्ट के महत्व के बारे में देखें तो ये आता है प्रतिस्पर्धी संघवाद को इसमें बढ़ावा मिलता है कि एफएचआई राज्यों को अपने राजकोषीय रणनीतियों में राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है और यह स्थिर और समृद्ध भारत के लक्ष्य में उनका योगदान सुनिश्चित करता है। पारदर्शिता और जवाबदेही होता है जिसमें राज्य अपनी वित्तीय स्थिति को कितना प्रभावी तरीके से प्रबंधित करती है। इसमें राजकोषीय नीति और कार्यों को पारदर्शिता में बढ़ावा मिलेगा। तथ्यों के आधार पर नीति निर्माण होता है कि एफएचआई नामात्रात्मक मानकों के आधार पर राजकोषीय स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करके नीति निर्माताओं को यह समझने में सहायता करते हैं कि किन राज्यों के सुधारों को ध्यान केंद्रित करने या संसाधनों को पुनः आवंटित करने की आवश्यकता है ताकि बेहतर राजकोषीय परिणाम हासिल किए जा सके। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो एफएचआई पारदर्शिता, जवाबदेही और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देकर राज्यों के वित्तीय प्रबंधन में सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को अपनाने में प्रोत्साहित करता है और दीर्घकालिक आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। एफएचआई राज्यों को वित्तीय अनुशासन और स्थिरता की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है और यह देश विकसित भारत @ 2047 के व्यापक विजन में योगदान देता है, जिससे देश को एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया जा सके। तो इस तरीके से इसके बारे में है।
अब आते हैं घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के बारे में कि एनएसएसओ यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श कार्यालय के द्वारा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण को जारी किया गया। कोविड-19 महामारी के बाद की स्थिति में सामान्य होने पर केंद्रीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2022-23 और 23-24 के दौरान घरेलू उपभोग व्यय पर लगातार 2 सर्वेक्षण का निर्णय लिया। इस विषय में दूसरे सर्वेक्षण में फील्ड वर्क पूरे होने पर अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के बीच में इसमें दौरान इसका ये चीजें की गई। अगस्त से जुलाई 2024 के बीच में इसके कुछ निष्कर्ष हैं, जैसे कि पहली औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय का होना, कि ग्रामीण स्तर पर इसमें 4122 होते हैं, शहरी स्तर पर 6996 आते हैं। एमपीसीई में वृद्धि में देखी जाए तो 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्रों में 9% और शहरी क्षेत्रों में 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। शहरी ग्रामीण अंतराल देखने को मिला है, जिसमें 2011-12 में 84%, 2023-24 में 70% हो गया है, जिससे ग्रामीण उपभोग में वृद्धि का जो संकेत मिलता है। गैर खाद्य मदों पर बढ़ता व्यय है, जिसमें व्यय का प्रमुख हिस्सा ग्रामीण में 53%, शहरी में 60% बन गया है। उपभोग असमानता में गिनी गुणांक घटकर ग्रामीण क्षेत्रों में 0.237 और शहरी क्षेत्रों में 0.284 हो गया है और आय असमानता में कमी को प्रदर्शित करता है। राज्यों के बीच असमानता देखी जाती है, जिसमें व्यय में सबसे अधिक सिक्किम और सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। मुद्रास्फीति मापदंड पर प्रभाव है कि गैर खाद्य व्यय का बढ़ना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की संरचना को प्रभावित करता है। घरेलू उपभोग सर्वेक्षण व्यय के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य जो होता है घरेलू उपभोग और व्यय पैटर्न की विस्तृत डेटा एकत्र करना और देश में जीवन स्तर और कल्याण खुशहाली का विश्लेषण करने के लिए है। इस सर्वेक्षण का आयोजन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम के द्वारा अंतराल में किया गया है और इसका प्रारंभ 1950 से 51 जो हर वर्ष आयोजित किया जाता है और 26वें चक्र में लगभग 5 बार वर्ष में एक बार आयोजित किया जाने लगा। इसका उद्देश्य उपभोग पैटर्न को समझाना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में और आर्थिक संकेतकों के तौर पर ये इसका पैटर्न देखने को मिलता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि एनएसएसओ जो है, जिसकी स्थापना 1950 में की जाती है और यह एनएसओ का भाग है जो केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नियंत्रण में एक अधीनस्थ कार्यालय है और यह एनएसओ में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और एनएसएसओ शामिल है। इसका उद्देश्य अखिल भारतीय आधार पर विविध क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सैंपल सर्वेक्षण करना है। यह सर्वेक्षण कब और कैसे किए जाते हैं? एक वार्षिक सर्वेक्षण होता है जो विशिष्ट विषयों पर लघु सैंपल का अध्ययन करता है और पंचवर्षीय सर्वेक्षण हर 5 साल में बड़े पैमाने पर विस्तृत सर्वेक्षण किए जाते हैं। किए गए प्रमुख सर्वेक्षण में आते हैं जैसे कि घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण, कृषि से संबद्ध परिवारों की स्थिति का आकलन सर्वेक्षण आते हैं। अब आती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने डिजिटल लॉकर यानी डॉलर यानी अमेरिकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी शुरू करने के प्रस्ताव को रोकने हेतु कार्यकारी आदेश जारी किए, जिसमें डिजिटल मुद्रा क्या होती है इसके बारे में जाना जाए तो एक तरीके से यह डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध मुद्रा होती है, जो डिजिटल मुद्रा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद मुद्रा जिसमें डिजिटल रूप में स्टोर प्रबंधित लेन देन किया जाता है। पारंपरिक भौतिक नकदी जैसे सिक्के या नोट इसमें डिजिटल विकल्प होते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से प्रबंधित संग्रहित और एक्सचेंज किया जाता है। तो इस तरीके से ये डिजिटल मुद्रा के बारे में। अब डिजिटल मुद्राओं के भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें 3 प्रकार दिए गए हैं। पहली तो आती है क्रिप्टो करेंसी, दूसरी आती है सीबीडीसी और तीसरी आती है स्टेबल कॉइन। क्रिप्टो करेंसी जो होती है वह नई यूनिट्स के निर्माण, लेन-देन को सुरक्षित रखने और क्रिप्टोग्राफिक पद्धतियों के लिए उपयोग की जाती है। लेन-देन को सत्यापित करने के लिए ब्लॉकचेन लेजर का उपयोग किया जाता है और इसका नियंत्रण विकेंद्रीकृत है और यह उदाहरण बिटकॉइन है। सीबीडीसी जो आता है वह केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी फिएट मुद्राओं का डिजिटल संस्करण है। पारंपरिक मुद्राओं की विश्वसनीयता बनाए रखती है, सुरक्षा सुनिश्चित करती है और इसका नियंत्रण केंद्रीकृत होता है और इसका उदाहरण डिजिटल रुपया है। स्टेबल कॉइन जो होती है ये आमतौर पर किसी अंडरलाइंग एसेट्स के रिजर्व या एल्गोरिथम द्वारा समर्थित होती है, जो बाजार की मांग के आधार पर आपूर्ति को एकत्र नियंत्रित करती है। पारंपरिक मुद्राओं और अन्य परिसंपत्तियों की तुलना में स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका नियंत्रण केंद्रीकृत और हाइब्रिड होता है और इसका उदाहरण टीथर यानी कि यूएसटीडी के तौर पर इसका एक उदाहरण में देख सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेबलाइजेशन की मुद्रा है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में क्या है? तो इसमें जैसे कि आरबीआई के अनुसार सीबीडीसी एक कानूनी मुद्रा है
और केंद्रीय बैंक की देनदारी होती है जो डिजिटल स्वरूप में संप्रभु मुद्रा के रूप में जारी की जाती है और केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में ये दर्ज होती है। सीबीडीसी के जो प्रकार होते हैं, पहला तो होलसेल सीबीडीसी, इसका उपयोग इस इंटर बैंक भुगतान और प्रतिभूति लेनदेन और बैंकों और अन्य लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों के बीच में किया जाता है। और इसका रिटेल सीबीडीसी आम जनता के डिजिटल वॉलेट, स्मार्टफोन ऐप आदि के माध्यम से किया जाता है। रिटेल सीबीडीसी जो होता है, इसके दो मॉडल है, एक टोकन आधारित मॉडल होता है, एक अकाउंट आधारित मॉडल। टोकन आधारित मॉडल जो होता है प्राइवेट पब्लिक की ऑथेंटिफिकेशन के जरिए उपयोगकर्ताओं की गुमनाम ट्रांजेक्शन करने की सुविधा देता है। और अकाउंट आधारित सीबीडीसी जो होता है, इसमें अकाउंट एक्सेस करने के लिए यूजर की डिजिटल पहचान आवश्यक होती है, जैसे ईस्टर्न कैरिबियन का डी कैश होना। सेंट डॉलर और डी कैश क्या होती है? सेंट डॉलर जो शब्दावलियां होती है वो एक तरीके से सेंट्रल बैंक ने बहामास के सेंट्रल बैंक में 2020 में डिजिटल करेंसी को शुरू करने के लिए विश्व का पहला देश बना। और डी कैश जो था वह ईस्टर्न कैरिबियन करेंसी यूनियन ने अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च किया और यह चेन सीबीडीसी में अपनाने वाला विश्व का पहला करेंसी यूनियन बन गया। तो इस तरीके से ये इसके बारे में ये शब्दावलियां हैं। सीबीडीसी के कुछ संभावित लाभ भी होते हैं, जैसे कि वित्तीय समावेशन का होना, लेन-देन की लागत में कमी होना, नकदी पर निर्भरता कम होना, इसके प्रमुख संभावित लाभ होते हैं। ये डिजिटल भारत में डिजिटल रुपए के बारे में बात करें तो यह एक फिएट मुद्रा होती है जो डिजिटल है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी और विनियमित की जाती है और दिसंबर 2022 में 15 बैंकों के साथ पायलट मोड में उपयोग है। इसका उपयोग विशेषताओं, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन का परीक्षण इसमें किया जाता है। और यह सामान्य मुद्राओं के मूल्य वर्ग में उपलब्ध है और यह एक कानूनी मुद्रा है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26 में भारतीय रिजर्व बैंक की देनदारी सुनिश्चित की गई है। मौद्रिक नीति के प्रभाव में सुधार की करना, सीमा पार दक्षता होना, प्रोग्राम योग्य पेमेंट तंत्र, इसके अंतर्गत एक सेट निर्मित किया गया है। सेट सीबीडीसी से जुड़ी कुछ चिंताएं हैं, जैसे कि साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिम होना, निजता के उल्लंघन का खतरा देखने को मिलता है, डिजिटल डिवाइडेंड जैसी स्थिति होती है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों की पालन की चुनौतियां होती है और मौद्रिक संप्रभुता के लिए खतरा भी इसके अंतर्गत पैदा होता है। आगे की राह में देखा जाए तो पारदर्शिता या प्राइवेसी एवं पारदर्शिता को इसमें संतुलित करने की बात की गई है। मौद्रिक नीति को राजकोषीय नीति का एकीकरण किया जाए, जिससे एक संभावित संभावनाएं तलाशी जा सकती है। बिनामी हो कानूनी फ्रेमवर्क हो, राष्ट्रों के बीच सहयोग व मानकीकरण की स्थिति हो, तो इस तरीके की आगे की राय है। अब आती है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर आकलन और माप के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यह रिपोर्ट आपके केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचकांक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट का जो अध्ययन है, इसमें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है और यह अध्ययन आर्थिक सहयोग और विकास संगठन एशियाई विकास बैंक द्वारा विकसित एक फ्रेमवर्क है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया। और भारत विकासशील देशों में पहला देश होगा जो डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार पर अनुमान लगाने में ओईसीडी फ्रेमवर्क का उपयोग करता है। और यह अध्ययन इस अप्रोच में एक कदम आगे बढ़कर पारंपरिक उद्योगों जैसे व्यापार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, बीमा और शिक्षा में डिजिटल योगदान में भी शामिल करता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है? ये एक तरीके से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शामिल की गई है, जिसमें दूरसंचार, इंटरनेट, आईसीटी सेवाएं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसमें शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार देखा जाए तो यह क्षेत्र जो होता है काफी व्यापक है। इसमें न केवल आईसीटी क्षेत्र बल्कि पारंपरिक क्षेत्रों के घटक शामिल है जो डिजिटल तकनीकी के साथ एकीकृत हो जाते हैं। भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक आकलन किया गया है जिसमें स्थिति और योगदान और अनुमानित समृद्धि के बारे में बताया गया कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट 2024 में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटलाइज्ड देश है और यह व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटलाइजेशन के स्तर पर मामले में भारत G20 देशों में 12वें स्थान पर है। इसका योगदान जो राष्ट्रीय आय में 11.74% का है और जीडीपी में 402 अरब डॉलर का योगदान है और यह देश के कुल अनुमानित कार्यबल का 2.55% होता है। अनुमानिक समृद्धि जो होती है 2024-25 में बढ़कर 13.42% की रही है। इसमें हिस्सेदारी कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में अधिक हो जाने से अनुमान रही है और यह क्षेत्र उत्पादकता कार्य क्षेत्र की तुलना में 5 गुना अधिक और जीएवीए में हिस्सेदारी बढ़कर 20% हो जाने का अनुमान दिया है। क्षेत्रवार अनुमान देखा जाए तो डिजिटल समर्थित उद्योग में सकल घरेलू उत्पाद में 7.83% का योगदान देखने को मिलता है। नया डिजिटल उद्योग में जीबीए 2% और इसमें बिग टेक इकोनॉमी, अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरमीडियाज और डिजिटल
इंटरमीडिएट्स पर निर्भर कंपनियां होती हैं। 3 परंपरागत उद्योग होते हैं जिसमें बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, बीमा, व्यापार और शिक्षा को जीपीए में 2% योगदान दिया गया है। तो ये क्षेत्रक बार कुछ इसमें योगदान मतलब कि अनुमान दिए गए हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ लाभ और महत्व होते हैं, जैसे कि निर्यात में वृद्धि का होना, कि भारत विश्व में आईसीटी सेवाओं का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश और पहला स्थान आयरलैंड का है। सेवा प्रदायगी में सुधार है, जिसमें ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी, राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा जैसी पहलों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को वाले सुलभ बनाया गया है। फिर इसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और सुगम बनाने के तरीके में व्यवसाय करने का प्रोत्साहन दिया गया है। स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें भारत यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में दुनिया के तीसरे नंबर पर है और दुनिया के 55% से अधिक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स भी स्थित हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के बारे में जो एक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित केंद्र होते हैं, ताकि वे अपने मूल संगठनों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर सके और इन सेवाओं में अनुसंधान एवं विकास, आईटी सपोर्ट और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इसके अंतर्गत शामिल किया जा सके। तो ये प्रमुख होते हैं। अब अन्य लाभ देखे जाए तो जैसे कि इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को जो सशक्त बनाती है। पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा मिलेगा, जैसे कि ई टिकट जैसे के जरिए कागज के उपयोग को कम किया जा सकता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ प्रमुख पहलें आती हैं, जैसे कि डिजिटल अवसंरचना विकास के डिजिटल इंडिया मिशन, भारत नेट जो राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जैसे पहले होना, डिजिटल पहचान और समावेशन में उदाहरण के तौर पर आधार, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल भुगतान प्रणालियां, वित्तीय सेवाएं, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएं, साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण। अन्य प्रमुख पहले में आती है इंडिया स्टेक, भाषणी भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, ओपन नेटवर्क टू डिजिटल कॉमर्स, स्टार्टअप इंडिया इसके प्रमुख पहले है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि सभी के लिए स्वीकृत परिभाषा का अभाव का होना, विश्वसनीय डेटा में कमी होना, साइबर हमले और साइबर अपराध होना, निजता का हनन और इससे जुड़ी चिंताएं, डिजिटल साक्षरता की कमी होना और इसमें अन्य चुनौतियों में भारत में सेमीकंडक्टर्स के विनिर्माण में वृद्धि दर धीमी रही है, जिसमें मोबाइल फोन विनिर्माण में देश में कम घटक जोड़े जाते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मक विकास की कमी आदि आती है। आगे की राय में देखा जाए तो यह विश्वसनीय डेटा संग्रह के तौर पर होता है, जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था के नियमित अपडेट और विस्तृत अनुमान तैयार करने की जरूरत है। इसमें अर्थव्यवस्था में आकार की बजाय इसके प्रभाव का आकलन करना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को डिजिटलीकरण में होने वाले उत्पादक संबंधों को लाभों के आकलन करने के लिए अध्ययन कराना चाहिए होता है। डिजिटल साक्षरता और कौशल को बढ़ावा दिया जाता है, नियमों में अनिश्चितता कम की जाती है, सभी को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध होती हैं, साइबर सुरक्षा सुनिश्चित होती है, डिजिटल माध्यमों पर भरोसा बढ़ता है, व्यवसाय करना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके प्रमुख प्लेटफॉर्म है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कुछ कैशलेस उपचार योजना है। इसके अंतर्गत बात करें तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की हुई है। यह जो उपचार योजना है, इसके मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें आता है वित्तीय कवरेज, कि सरकार 7 दिनों तक उपचार की लागत का वहन करेगी, जिसकी अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए होगी और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि पुलिस को दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर सूचना देनी होगी। अस्पतालों द्वारा किए गए उपचार के क्लेम का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना निधि से किया जाएगा और यह दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पैकेज के तहत ट्रॉमा और पॉलीट्रामा उपचार का विकल्प चुन सकता है। पात्रता के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें सभी प्रकार की सड़कों पर मोटर वाहन से जुड़ी सभी सड़क दुर्घटनाएं लागू होती है और इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पुलिस, अस्पतालों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों के समन्वय में किया जाता है। इसमें ई डिटेल्स एक्सीडेंट रिपोर्ट एप्लीकेशन इस योजना के क्रियान्वयन में मदद करेगा। एक्स ग्रेशिया भुगतान, जो कि हिट एंड रन मामले में मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। कानूनी प्रावधान होगा, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के बाद बल दिया जाता है। भारत में डेटा दुर्घटनाओं की स्थिति जो आती है, इसमें आता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 2010 से 2021 के बीच में सड़क दुर्घटना में 15% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि वैश्विक गिरावट में ये 5% है। और केवल 2024 में ही भारत के सड़क दुर्घटनाओं में 1.8 लाख लोगों की मौत हो गई और इनमें 30,000 मौतें हेलमेट न पहनने के कारण हुई। 86% सड़क दुर्घटनाओं में 18 से 34% के आयु वर्ग के व्यक्ति शामिल हैं। कैशलेस उपचार की आवश्यकता आखिर क्यों है? जैसे कि पहला, सड़क दुर्घटना में उच्च मृत्यु दर,
कि उन भार देशों में शामिल है जहाँ पर अधिक मौतें दर्ज हो सकती हैं। गोल्डन आवर में उपचार होना, पीड़ितों में वित्तीय बोझ होना, आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई, सरकारी प्रतिबद्धता इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। सड़क सुरक्षा कार्यवाही दशक की कुछ वैश्विक योजना है कि इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोग में वैश्विक सड़क सुरक्षा योगदान करने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में और घायलों की संख्या में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके अन्य पहलों का समर्थन देखा जाए तो यह स्टॉकहोम घोषणा पर सेफ सिस्टम अप्रोच का समर्थन करती है और इसमें स्वीडन में सड़क सुरक्षा तीसरे वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है और यह घोषणा पर सेल्फ सिस्टम अप्रोच पर बल देती है और संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्यों के अनुरूप 2030 तक वैश्विक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और घायलों की संख्या में 50% की कमी की प्रतिबद्धता को दोहराती है। तो इस तरीके से आता है। भारत में सड़क सुरक्षा से जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं जैसे कि उच्च मृत्यु दर और उपचार लागत का बोझ होना, तेज गति और लापरवाही ड्राइविंग, यातायात में संबंधी कानून को सही से लागू नहीं करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम होना, निजी वाहनों की बढ़ती संख्या, वाहनों में नई सुरक्षा सुविधाओं की कमी, दुर्घटना के बाद तुरंत उपचार नहीं मिलना होता है। सिफारिश है कि सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक कार्य योजना 2021 से 23 के बीच में एक सेफ सिस्टम अप्रोच जारी किया गया है। यह अप्रोच जो है वह सड़कों के ऊपर लोगों की गलतियां हो सकती हैं और लेकिन इस अप्रोच का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान नहीं जाए और वे गंभीर रूप से घायल ना हो और इस अप्रोच के मुख्य घटक है जैसे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और भूमि उपयोग योजना, सुरक्षित सड़क अवसंरचना, सुरक्षित वाहन और सुरक्षित सड़क उपयोग इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। सड़क सुरक्षा के सुधार के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम जैसे कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया जिसमें कठोर दंड, चालक लाइसेंस के नियमों को सख्त किया गया और वाहन सुरक्षा मानदंडों को सुधार किया गया। ब्लैक स्पॉट की पहचान और सुधार जिसमें 4,000 से अधिक दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों की पहचान की गई उसमें सुधार किया गया। राष्ट्रीय सड़क नीति 2010 में जागरूकता अभियान नियमों को लागू करना, सुरक्षित सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देना, चालक प्रशिक्षण और शौचालय केंद्र रहे हैं जिसमें कौशल आधारित लाइसेंसिंग के लिए चालक प्रशिक्षण संस्थानों और स्वचालक प्रणालियों को विस्तार करना है। उन्नत वाहन सुरक्षा मानक होंगे जो भारत में न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, क्रैश टेस्ट, एयरबैग, एबीएस और इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण का कार्यान्वयन है। जागरूकता अभियान में देखा जाए तो सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा है जिसमें सुरक्षित ड्राइविंग, व्यवहारों और यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देना होता है। अब आती है संक्षिप्त सुर्खियां कि भारत ने वैश्विक विप्रेशण पर सबसे अधिक हिस्सा प्राप्त किया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट आई हुई है तो भारत ने 2024 में कुल वैश्विक विप्रेशण ये पर 14.3% का हिस्सा प्राप्त किया है और यह विदेशों में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा देश में अपने परिवारों को भेजी जाने वाली धनराशि होती है। विप्रेशण क्या होता है? जो व्यक्ति विदेशों में काम करते हैं तो उनके द्वारा जो भारत में रह रहे उनका परिवार है उनके लिए जो राशि भेजी जाती है उसे विप्रेशण कहा जाता है और अभी प्रेजेंट में कितना रहा है? 14.3% रहा है। इसमें शीर्ष प्राप्तकर्ता 5 प्राप्तकर्ता हैं, जिसमें भारत ने $129 बिलियन में पहले स्थान पर, फिर मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान का स्थान आता है। तो इस तरीके से वो भारत में 2023 में $125 बिलियन का प्रिपरेशन हुआ था। तो $4 बिलियन की ही इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले ईयर के कंपेयर में। निम्न और मध्य आय वाले देशों में विप्रेशण जो देखा जाए तो इसमें 5.8% की वृद्धि दर के साथ 685 बिलियन डॉलर बढ़ने का अनुमान है। चीनी के विप्रेशण में कमी हुई है जिसमें 5.3% हिस्सा प्राप्त किया गया है और भारत में उच्च विप्रेशण के दर में देने वाले कारक आते हैं जैसे प्रवास का स्तर। दुनिया में सबसे बड़ी प्रवासी आबादी देशों में से एक भारत है और इसमें संयुक्त राज्य की जो प्रवास प्रवास रिपोर्ट है उसमें 2024 दर्शाती है कि 2023 तक 18 बिलियन से अधिक भारतीय इन विदेशों में निवास कर रहे हैं। नए गंतव्य देशों में प्रवास में यह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया जैसे उच्च आय वाले देशों में प्रवास करें। कुशल और अकुशल श्रमिक भी इसके अंतर्गत कुछ देखने को मिलते हैं। उच्च विप्रेशण का जो महत्व होता है इससे प्राप्तकर्ता परिवारों को महत्व होता है। इसका उपयोग भोजन, स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा जैसे आवश्यक खर्चे के लिए किया जाता है। जीवन स्तर में प्रत्यक्ष रूप से सुधार, व्यापक आर्थिक महत्व देखने को मिलता है जिसमें विदेशी मुद्रा स्रोत हो गया, विदेशी सहायता पर निर्भरता में कमी, चालू खाता और राजकोषीय घाटा में वित्त पोषण में मदद मिलती है। अब भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है तो ये हालिया जो रिपोर्ट विश्व बैंक ने जारी की है जिसमें ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में
21वीं सदी के पहले 25 वर्षों के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था पर उतार-चढ़ाव का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। ये विवरण की कुछ आर्थिक परिदृश्य दिया गया है कि इसमें 2025 में जिसमें समृद्धि दर 2.7% संतुलित वृद्धि नियंत्रित मुद्रास्फीति है 25% और 45% है जिसमें 2000 से 2025 के कंपैरिजन में है। EM3 जो कि EM3 देशों में 1% की वृद्धि दर है जिसमें 2% EMDE देशों की समृद्धि दर है। विकास संबंधी चुनौतियां हैं कि निम्न आय वाले में अधिकतर देशों में 2050 तक मध्य आय वाले देशों का दर्जा प्राप्त होने की संभावना कम रही है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें EMDES के प्रभाव में वृद्धि हुई है जो वर्ष 2000 से 2025 के बीच में वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई है और EM3 चीन, भारत और ब्राजील के अग्रणी और नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं। आर्थिक समृद्धि के मामले में भारत अग्रणी रहा है जिसमें भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का बना हुआ है। वित्त वर्ष 2026 से 27 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 6.7% की वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है और 2022 में 7% की वृद्धि दर से थोड़ा कम है। अर्थव्यवस्था को दर्शाने वाले कुछ संकेतक आते हैं जैसे कि पहला, अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का मजबूत प्रदर्शन होता है जिसमें सेवा क्षेत्र में यह निरंतर विस्तार हो रहा है और 2000 के बाद से सेवा निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। विनिर्माण में देखा जाए तो लॉजिस्टिक को बेहतर बनाने, कर संबंधी सुधारों में सरकार के विभिन्न पहलों में विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। मजबूत आधार आर्थिक आधार होगा जिसमें राजकोषीय स्थिति होगी जो भारत के राजकोषीय घाटे में कमी और कर राजस्व में वृद्धि हुई। निवेश परिदृश्य देखने को मिलेगा। खपत की स्थिति होगी जो श्रम बाजार में मजबूती, ऋण में विस्तार, मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण निजी उपयोग में वृद्धि को प्रोत्साहन करने की उम्मीद मिलती है और सरकारी खर्च में वृद्धि एक सीमित रह सकती है तो इसके अंतर्गत है। इस रिपोर्ट की कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जैसे कि बढ़ता संरक्षणवाद, भू राजनीतिक तनाव, कर्ज का बढ़ता बोझ और जलवायु परिवर्तन से संबंधित हानि आती है। आरबीआई के अनुसार सरकार ट्रेजरी बिल या टी बिल के माध्यम से 3.94 रुपए का उधार लेगी। तो ये हाल ही में आरबीआई ने टी बिल जारी करने में कैलेंडर अधिसूचित किया है जो ट्रेजरी बिल यानी कि टी बिल प्रकार की एक सरकारी प्रतिभूति है। भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत बात करें तो यह केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है और ये प्रतिभूतियां वास्तव में सरकार पर उधार होती है। सरकार को इन प्रतिभूतियों में मैच्योरिटी और इनके धारकों को मूलधन वापस करना पड़ता है और इन प्रतिभूतियों में खरीद बिक्री की जाती है। इसे आरबीआई इलेक्ट्रॉनिक इकोबेर प्लेटफॉर्म पर जारी नीलामी करती है और इसमें आरबीआई की पब्लिक डेप्थ रजिस्ट्री इन प्रतिभूतियों को रजिस्ट्री और डिपोजिटरी के रूप में कार्य करती है। इसमें नीलामी में भाग लेने वाले प्रमुख प्रतिभागी में वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक डीलर, बीमा कंपनियां, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, म्यूचुअल फंड, रिटेल निवेशक आते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों के कुछ लाभ होते हैं, निवेश के लाभ जैसे कि इसमें गिरवी या कोलेट्रॉल्स रखकर ऋण की दिया जाता है। डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं होता है जिसमें रिस्क फ्री गिल्ट एज कहा जाता है। सरकार की गारंटी मिलने की वजह से ये अधिक सुरक्षित होती है। इनकी मैच्योरिटी अवधि 91 से लेकर 40 वर्षों की होती है। इसमें सेकेंडरी मार्केट में बेचना आसान होता है। तो इस तरीके से इनके प्रतिभूतियों के बारे में। सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती है? एक तरीके से 2 प्रकार की होती है, एक अल्पावधि होती है, एक दीर्घावधि। अल्पावधि में जो होती है, उनमें 1 वर्ष से कम समय में मैच्योर हो जाती है, जैसे टी-बिल का ये उदाहरण है। टी-बिल जो होती है, वो भारत सरकार द्वारा जारी की जाने वाली मनी मार्केट और अल्पावधि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट या ऋण प्रतिभूतियां। ये जीरो कूपन ब्रांड या प्रतिभूतियां होती हैं और इन पर कोई ब्याज देय नहीं होता है। जीरो कूपन ब्रांड को अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देते हुए जारी किया जाता है और इनकी 3 अवधियों में 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन होते हैं। नगद प्रबंधन बिल भी होता है जिसमें अल्पावधि वाली प्रतिभूतियां होती हैं जिनमें 91 दिनों से कम अवधि पर मैच्योर होती है और भारत सरकार 2010 से शुरू किया गया है। ये सरकार की नगद संबंधी जरूरतों की तत्काल कमी को पूरा करने के लिए जारी की जाती है। दीर्घावधि प्रतिभूतियां जो होती है इसमें 1 वर्ष या इससे अधिक परिमेच्योर होती है जिसमें सरकारी बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां और ये प्रतिभूतियां इन पर ब्याज दर या तो निश्चित होता है या बदलती रहती हैं। ब्याज का भुगतान प्रत्येक 6 माह पर किया जाता है जिसमें प्रतिभूतियां 5 से 40 वर्ष में मैच्योर होती हैं। राज्य विकास ऋण जो होता है इसमें राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाने वाली दिनांकित प्रतिभूतियां होती हैं जो ब्याज का भुगतान प्रत्येक 6 माह पर इसमें किया जाता है। और भारत में केंद्र सरकार टी बिल और बॉन्ड दिनांकित प्रतिभूतियां होती हैं जो दोनों जारी करती हैं और राज्य सरकार केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं जिसे एसटीएल कहा जाता है। शायद आरबीआई ने 2024-25 में अपर लेयर और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की सूची जारी की है और इस सूची में पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड आदि शामिल और इस सूची में एनबीएफसी के लिए एक बिनाम की फ्रेमवर्क यानी कि स्केल्ड बेस्ड रेगुलेशन पर यह आधारित होती है और एक बार जब किसी एनबीएफसी को एनबीएफसी यूएल के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है तो कम से कम 5 साल की अवधि के लिए कठोर विनियामक की आवश्यकता का पालन
करना पड़ता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में बात करें तो ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होती है और इसका उद्देश्य आमतौर पर ऋण देने की गतिविधियों में संलग्न होती है और इसमें वे कंपनियां शामिल नहीं हैं जिनकी प्राथमिक कार्य कृषि औद्योगिक गतिविधियां, वस्तुओं का व्यापार और अन्य किसी प्रकार की सेवा प्रदान करना और अचल संपत्ति कारोबार इसमें होते हैं। और आम बैंकों की तरह एनबीएफसी में मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती और ये केवल सावधि जमा स्वीकार कर सकती है और ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं और ये स्वयं आहरित चेक जारी नहीं कर सकती और इसमें एनबीएफसी के जमाकर्ताओं को जमा सुविधा नहीं मिलती है। तो इस तरीके से आती है। एनबीएफसी का स्केल आधारित विनियामकी फ्रेमवर्क होता है, जैसे कि एक बेस लेयर होती है जिसमें 1000 करोड़ से नीचे संपत्ति वाली नॉन डिपॉजिट शामिल होती है जिसमें पीयर टू पीयर होती है और अकाउंट एग्रीगेटर की होती है। मिडिल लेयर जो आती है जिसमें जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी भले ही उसकी परिसंपत्ति के आकार में कुछ भी हो, जिसकी परिसंपत्ति के आकार में 1000 करोड़ या उससे अधिक होता है, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी होता है। अपर लेयर में मापदंड और स्कोरिंग पद्धति के आधार पर आरबीआई द्वारा हो चिन्हित होती है और टॉप लेयर के अंतर्गत देखें तो ये आदर्श रूप से इस लेयर में किसी भी एनबीएफसी को नहीं शामिल किया जाता। यह लेयर खाली रहती है और आरबीआई ने राय में बहुत सख्त जोखिम निगरानी वाली अपर लेयर की एनबीएफसी में टॉप लेयर में रखा हुआ था और ऐसी एनबीएफसी को अधिक विस्तृत और अधिक गहन पर्यवेक्षी निगरानी में गुजरना होगा तो इसके अंतर्गत है। अब आते हैं बैंक नेट यानी कि बैंक एसेट्स ऑक्शन नेटवर्क के बारे में कि वित्त मंत्रालय के द्वारा एक नया ई नीलामी पोर्टल जारी किया गया और यह बैंक नेट एक सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों से ई नीलामी परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है और यह खरीदारों और निवेशकों की परिसंपत्तियों की विस्तृत श्रृंखला को सर्च करने के लिए एक वन स्टॉप गंतव्य प्रदान करता है। इसमें आवासीय परिसंपत्तियां जैसे फ्लैट मकान भूखंड है, वाणिज्यिक परिसंपत्तियां औद्योगिक भूमि भवन दुकानें होती हैं। इस प्लेटफॉर्म में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के मूल्य को पुनः स्थापित करने और निवेशकों को विश्वास बढ़ाने की उम्मीद होती है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में यह धारकों को थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए भुगतान की ओर प्राप्त करने की अनुमति देता है और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक तरीके से यह अग्रिम रूप से जमा पैसे या वैल्यू के बदले वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद, वित्तीय सेवाओं के संचालन, पैसा भेजने जैसी सुविधाएं प्रदान करता है जैसे मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट, गिफ्ट कार्ड आदि होते हैं। पीपीआई बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके दो प्रकार हैं, एक लघु पीपीआई और एक होता है अपने ग्राहकों को जानू संबंधी आवश्यक पूरी होने पर किए जाने वाले पीपीआई। जो लघु पीपीआई है वह धारक से बहुत कम विवरण प्राप्त करने के बाद जारी किए जाते हैं। तो इस तरीके से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में आते हैं। फिर आते हैं खाद्य सुरक्षा को कम करने के लिए व्यापार की भूमिका के बारे में, तो इसमें यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा को कम करने, अकाल रोकने के लिए व्यापार की भूमिका की जांच की गई है। इस रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा के विभिन्न कारणों का विश्लेषण किया गया हो, साथ ही बताया गया है कि किस प्रकार व्यापार इन चुनौतियों को निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। व्यापार की भूमिका के अंतर्गत देखा जाए तो असंधारणीय आपूर्ति में खाद्य उपलब्धता को सुनिश्चित होती है, कीमतों और बाजारों में स्थिर होती है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ब्लैक सी पहल ने खाद्य एवं उर्वरक निर्यात को सुविधाजनक बनाया और यह पहल संयुक्त राष्ट्र तुर्की की मध्यस्थता में संपन्न हुई है। इसकी चुनौतियां जैसे कि उच्च लागत का होना कि इसमें गैर टैरिफ उपाय और खाद्य लागत को 20% तक बढ़ावा देती है, आयात पर अत्यधिक निर्भरता होती है, परिवहन की लागत बढ़ती है। तो ये आती है कुछ सिफारिशें दी गई हैं कि डब्ल्यूटीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गंभीर खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए अल्पकालिक निर्यात सुविधा तंत्र पर वार्ता करनी चाहिए, व्यापार बाधाओं को कम करना चाहिए, खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे देशों में निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। विकासशील देशों में जलवायु स्मार्ट और संधारणीय खेती का समर्थन करना इसकी प्रमुख सिफारिशें होती हैं। फैक्ट शीट के बारे में कि 2023 में 280 बिलियन से अधिक लोगों ने अत्यधिक भुखमरी का सामना करना पड़ा हुआ है और यह जो है एक तरीके से 773 33 मिलियन लोगों की चिरकालिक भूखमरी का सामना करना पड़ा। तो 2030 तक 582 मिलियन लोग चिरकालिक भूखमरी से पीड़ित हैं और इसमें उत्तरदायी कारक आते हैं सशक्त संघर्ष होना, जो कि 20 देशों में 5 मिलियन लोग सशक्त संघर्ष के कारण प्रभावित हैं। जलवायु परिवर्तन 1961 के बाद से अब तक कृषि उत्पादकता में 21% की कमी आई, शहरीकरण जैसी प्रवृत्ति देखने को मिली है। खाद्य सुरक्षा को कम करने के लिए व्यापार की भूमिका जैसे कि व्यापार होना, खाद्य सुरक्षा सुरक्षा का होना, आर्थिक विकास होना, गरीबी में कमी, ये खाद्य सुरक्षा को कम करने के व्यापार की प्रमुख भूमिका होती है। वित्त वर्ष 2024-25 में संशोधित खुला बाजार बिक्री योजना या घरेलू नीति जारी की गई है। इसे संशोधित नीति उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जारी की है। इस नीति का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा का विस्तार करना और एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना है और यह राज्य सरकार, कॉरपोरेशन, सामुदायिक रसोई की चावल की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य में 2000
250 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिसके लिए ई नीलामी की आवश्यकता नहीं होती और इस नीति में एथेनॉल डिस्टिलरी चावल की बिक्री हेतु आरक्षित मूल्य 2250 प्रति क्विंटल तय किए गए हैं और पहले की बिक्री मूल्य की तुलना में 550 रुपए कम है और इसका उद्देश्य एथेनॉल एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना है। घरेलू बाजार बिक्री योजना क्या होती है? ये एक तरीके से भारतीय खाद्य निगम केंद्रीय पूल में अतिरिक्त अनाज, गेहूं, अनाज को पहले से तय कीमतों में ई नीलामी के माध्यम से खुले बाजार में बेचती है और इसका उद्देश्य अनाज के बाजार कीमतों में नियंत्रित करके मुद्रास्फीति में वृद्धि को रोकना है। और इस योजना में गेहूं उत्पादों में प्रोफेसर आटा चक्की या फ्लोर मिलर भाग लेते हैं और यह योजना आमतौर पर राज्य सरकारों की नीलामी के भाग लिए गए खाद्यान्न की खरीद की अनुमति देती है और यह व्यापारियों, थोक खरीदारों, ई नीलामी के माध्यम से अनाज की खरीद की अनुमति इसमें नहीं होती है। भारतीय खाद्य निगम जो है यह है खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है और यह केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है और इसका उद्देश्य किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीद कर उनके हितों की रक्षा करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उचित मूल्य पर अनाज की बिक्री हेतु पूरे देश में खाद्यान्न का वितरण करना और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनाज भंडारों में उचित मात्रा में खाद्यान्नों के परिचालन और बरकरार स्टॉक को बनाए रखना होता है। तो इस तरीके से है। अब आते हैं प्रोजेक्ट विस्तार के बारे में। प्रोजेक्ट विस्तार क्या है? आईआईटी मद्रास मद्रास ने प्रोजेक्ट विस्तार के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। विस्तार के सियास से वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज होता है। इस विस्तार के बारे में देखें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सभी नेटवर्कों का नेटवर्क होता है जो प्रत्येक राज्य अपना स्वयं का कृषि सलाहकार नेटवर्क बना सकता है। यह महत्वपूर्ण कृषि संसाधनों को बिना बाधा के प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त करने का एक व्यापक नेटवर्क है जो अलग अलग डेटाबेस को जोड़ता है। इसका उद्देश्य कृषि संबंधी बेहतर निर्णय लेना और संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना है और इसका महत्व नेटवर्क कृषि क्षेत्रों में अधिक है। हितधारकों का फसल उत्पादन, बिक्री, मूल्य संवर्धन, आपूर्ति श्रृंखला प्रवर्धन, उत्कृष्ट सलाहकार सेवाएं होती हैं और यह नेटवर्क किसानों और उनके आवश्यक सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अब आते हैं लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट लिस्टेड्स या लीड्स रिपोर्ट 2024 के बारे में। यह जो रिपोर्ट है इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और यह रिपोर्ट का छठा संस्करण है। यह रिपोर्ट जो है एक तरीके से राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार के बारे में जानकारी देती है और यह विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन समूह में 2018 में विकसित किया गया। विश्व बैंक ने एलपीआई में पूरी तरह से यह धारणा आधारित सर्वेक्षणों पर निर्भर है और इसके विपरीत लीड्स में धारणा के साथ साथ वस्तुनिष्ठ माप भी शामिल है। लीड्स के प्रमुख मापक एवं आधार स्तंभ होते हैं जैसे कि संधारणीय लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक अवसंरचना, लॉजिस्टिक सेवाएं, परिचालन एवं विनियामकी परिवेश इसके अंतर्गत इसके प्रमुख आधार स्तंभ होते हैं। इसका मापदंड जो है वह 4 प्रमुख आधारों पर इसका प्रदर्शन किया जाता है। ये प्रमुख आधार है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्रेणियों में 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है जिसमें तटीय, स्थलोच्च, पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेश। इसमें 2024 में 24 में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जारी की गई है जिसमें अचीवर्स में गुजरात, हरियाणा, असम, चंडीगढ़ है। फास्ट मूवर्स में आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश है। एस्पायर्स में केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और छत्तीसगढ़ आते हैं। लीडर्स फ्रेमवर्क जो है वह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक क्षेत्र में लीडर्स फ्रेमवर्क यानी लिगेंटिव दक्षता, प्रभावशीलता, एक्सेसिबिलिटी और जवाबदेही तथा प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को अपनाने का आग्रह करता है और यह लॉजिस्टिक क्षेत्र का एक नया रूप दिया जा सकता है। और साथ ही मंत्रालय के निम्नलिखित उपायों को सुझाव दिया है जैसे कि हरित लॉजिस्टिक और संधारणीय परिवहन पहल को बढ़ावा देना, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहन करना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए क्षेत्रीय और शहर स्तर पर लॉजिस्टिक योजनाएं विकसित करना और लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देना ये लीडर्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये लीड्स रिपोर्ट 2024 जारी की गई है, इसके अंतर्गत ही आती है। एंटिटी लॉकर जो है वह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस में एंटिटी लॉकर विकसित किया। एंटिटी लॉकर जो होते हैं वे एक तरीके से सुरक्षित क्लाउड आधारित समाधान और बड़े संगठनों, निगमों और सूक्ष्म तथा लघु मध्यम उद्यमों आदि के लिए डॉक्यूमेंट को स्टोर, साझा तथा सत्यापन करना आसान बनाती हैं और ये भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। एंटिटी लॉकर ऑफर जो है वह सरकारी डेटाबेस के साथ एकीकरण के माध्यम से डॉक्यूमेंट को रियल टाइम आधार पर प्राप्ति और सत्यापित करते हैं। गोपनीय जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डॉक्यूमेंट धारक की सहमति प्राप्त करना ये अनिवार्य किया गया और ये आधार नंबर से सत्यापन किया जाएगा और भविष्य की गड़बड़ी होने पर इसे जवाबदेह किया जाएगा और इसमें 10 जीबी की इनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज उपलब्ध होती है। अब आती है जेड मूक सुरंग या फिर सोनमर्ग सुरंग के बारे में कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सोनमर्ग क्षेत्र में जेड
मोर सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग का निर्माण 2015 में बीआरओ यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है और इस निर्माण की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा ली गई थी। एपीसीओ इंफ्राटेक फर्म ने इस परियोजना को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है और यह सुरंग 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह 2 लेन वाली सड़क है और इस आपात स्थिति के लिए 7.5 मीटर चौड़ा समानांतर बचाव मार्ग बनाया गया है और यह सोनमर्ग सुरंग परियोजना कुल 12 किलोमीटर की है, जिसमें 6.4 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग और एक निकास सुरंग और अप्रोच मार्ग इसमें शामिल है और इसका महत्व देखा जाए तो यह श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच सभी मौसमों की कनेक्टिविटी प्रदान करती है और श्रीनगर से आगे लेह तक सभी मौसम की यात्रा इसमें की जा सकती है और लद्दाख क्षेत्र में सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करेगी। तो इस तरीके से जेड मुख्य सुरंग के बारे में है। अब आते हैं बनिहाल बाईपास के बारे में। इसका निर्माण पूरा हो गया है। तो बनिहाल दर्रे जो है वह श्रीनगर में NH-44 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसमें 2.35 किलोमीटर लंबा एक सड़क खंड है। इसमें सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसमें NH-7 पहले था और अभी प्रेजेंट में भारत का NH-44 है। और ये राजमार्ग जो है 3,745 किलोमीटर लंबा है। जम्मू कश्मीर के उत्तरी छोर पर स्थित श्रीनगर के भारत के सुदूर दक्षिण छोर पर स्थित कन्याकुमारी से जोड़ता है और यह बाईपास सुरक्षा बलों के लिए तेज और सुगम आवागमन को सुनिश्चित करता है। खारपुरा बनिहाल नवयुग सुरंग के बीच यात्रा का समय घटाकर मात्र 7 मिनट कर देगा। अब आते हैं अंजी खड्ड पुल के बारे में। भारतीय रेलवे ने भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल अंजी खंड पुल को पूरा होने की एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की है। अंजी खंड पुल का मुख्य विवरण देखा जाए तो इसका स्थान जम्मू कश्मीर में जो रियासी जिले में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इसकी लंबाई 725.5 मीटर होती है और यह एक तरीके से अंजी नदी चेनाब की सहायक नदी में 331 मीटर ऊपर है और इसका महत्व कटरा और कश्मीर घाटी के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और आर्थिक प्रोत्साहन को मिलने की उम्मीद की गई है। तो ये अंजी खड्ड पुल के बारे में है, तो इसके बारे में ये चीजें आती हैं। तो यहाँ देखा जाए तो हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। अब आते हैं हम आगे सिक्योरिटी की ओर। तो ये हम कल इसको कंप्लीट करेंगे। आप तब तक इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। और इसकी पीडीएफ आपको इस तरीके से अभी अपडेट की जा रही है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप वहां से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।